नमस्ते इंडिया, मैं आपका दोस्त केएनआर हाजिर हूँ आपके सामने एक और हॉरर मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ फ्राइडे द 13 पार्ट 6 को, जिसका ऑफिशियल टाइटल है फ्राइडे द 13 जेसन लिव्स। जी हाँ, इस पार्ट में आपको ओरिजिनल जेसन देखने को मिलेगा। पिछले पार्ट में दिखाया गया नकली जेसन की वजह से ऑडियंस की तरफ से मूवी को जो नेगेटिव रिएक्शन मिला था, स्टूडियो ने उसे नजर में रखते हुए इस बार अपनी वो गलती नहीं दोहराई एंड इस पार्ट में आपको ओरिजिनल जेसन देखने को मिलेगा। अब सीरीज में उसकी री एंट्री किस तरह होगी ये तो आगे ही पता चलेगा, मगर इस पार्ट ने जेसन को उन ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया जहां तक पहुंच पाना आसान नहीं था। जेसन को इस पार्ट के बाद वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट किलर के रूप में जाना जाने लगा और आज भी जेसन का क्रश पहले की तरह बरकरार है। जेसन के अलावा आपको इस पार्ट में टॉमी तीसरी बार देखने को मिलेगा, बिकॉज थर्ड पार्ट में उसने ओरिजिनल जेसन को बीट किया था एंड फोर्थ पार्ट में डुप्लीकेट जेसन को। लेकिन इस पार्ट में कौन किस पर हावी होगा ये भी आगे ही पता चलेगा। जिसने इस सीरीज के पिछले 5 पार्ट नहीं देखे वो जाकर पहले उन्हें देख लीजिए ताकि ये पार्ट आपको अच्छे से समझ आए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। दिल थाम के बैठना, बिना ज्यादा वक्त गवाए शुरू करते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, टॉमी ने पार्ट 3 में जेसन को मार दिया था एंड उसके बाद वो मेंटली वीक हो गया था। बहुत से साइकाइट्रिस्ट को दिखाने के बावजूद भी वो ठीक नहीं होता एंड उसे फाइन आर्ट्स में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जहाँ उसके हाथों नकली जेसन भी मारा जाता है। आगे हम देखते हैं टॉमी को जो अपने फ्रेंड एलिन के साथ फाइन आर्ट से भाग कर आ गया। वो दोनों उसी सेमेट्री की तरफ जा रहे हैं जहां जेसन को दफनाया गया था। टॉमी सोचता है अगर वो जेसन की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देगा तो उसे जेसन के भयानक सपने आने बंद हो जाएंगे। दोनों सेमेट्री में पहुंच जाते हैं एंड जेसन की कब्र ढूंढने लगते हैं। टॉमी अपने साथ जेसन का आइकॉनिक मार्क्स भी लाया होता है ताकि बॉडी के साथ वो उसके मार्क्स को भी डिस्ट्रॉय कर सके। उन्हें कब्र मिल जाती है और कुछ टाइम खोदने के बाद उन्हें जेसन का कफिन भी मिल जाता है। टॉमी कफिन ओपन करता है एंड हमें जेसन की बॉडी दिखाई जाती है जो अब डिकम्पोज हो चुकी थी। जेसन की बॉडी देखकर टॉमी को अपना पास्ट याद आ जाता है। वो गुस्से में पास में गड़ा एक आयरन रोड उखाड़कर जेसन की छाती में बार बार मारने लगता है। टॉमी का फ्रेंड जो ये सब देखकर काफी डर गया था वो टॉमी को वापस चलने के लिए कहता है, लेकिन टॉमी आयरन रोड जेसन की छाती में घुसाकर ग्रेसलीन लेने के लिए चला जाता है। वो कम्प्लीटली जेसन की बॉडी को डिस्ट्रॉय करना चाहता था। अचानक मौसम बिगड़ जाता है और उस आयरन रोड पर 2 बार बिजली गिर जाती है जो जेसन की छाती में गड़ी होती है। शॉक की वजह से जेसन फिर से जिंदा हो जाता है एंड कफिन से बाहर निकल आता है। टॉमी जेसन की बॉडी पर ग्रेसलीन छिड़क देता है और जैसे ही तिल्ली जलाता है सडनली बारिश होने लगती है एंड बारिश की वजह से तिल्ली बुझ जाती है। तभी एलन जेसन पर हमला करता है जिसका जवाब में जेसन अपना हाथ ही उसकी छाती के आर पार कर देता है। एलन की बॉडी जाकर सीधा कफिन में गिर जाती है एंड कफिन खुद ब खुद बंद हो जाता है। टॉमी इतने टाइम में कार लेकर वहां से निकल जाता है। जेसन अपना आइकॉनिक हॉकी मास्क पहन लेता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जेसन अब तक एक बदसूरत सीरियल किलर था, मगर थंडर शॉक की वजह से वो अब ज़ॉम्बी बन चुका है। इट्स ऑसम बडी। राइटर एंड डायरेक्टर के लिए एक लाइक तो बनती है यार। कितनी बेहतरीन तरह से उन्होंने जेसन की सीरीज में री एंट्री कराई। उधर टॉमी भागता हुआ क्रिस्टल लेक के पुलिस स्टेशन पहुंचता है एंड वहां के शेरिफ माइक को वार्न करता है। वो कहता है जेसन दोबारा जिंदा हो चुका है और वो लेक के सभी लोगों को मार देगा, मगर माइक उसकी बात पर यकीन नहीं करता बिकॉज वो जानता है टॉमी मेंटल पेशेंट है। माइक सोचता है टॉमी को जरूर जेसन के आने का हेलुसिनेशन हुआ होगा। फेक न्यूज फैलाने के जुर्म में माइक टॉमी को इस सेल में बंद कर देता है। यहाँ हमें ये भी पता चल जाता है कि क्रिस्टल लेक का नाम बदलकर फॉरेस्ट ग्रीन कर दिया गया है बिकॉज क्रिस्टल लेक हुए मर्डर्स की वजह से क्रिस्टल लेक काफी बदनाम हो चुका था एंड टूरिस्ट ने वहां आना बंद कर दिया था। इस टाइम क्रिस्टल लेक पर चिल्ड्रन समर वेकेशन चल रहा होता है। आगे हमें 2 कैंप गाइड दिखाए जाते हैं, डेरिन एंड एलिजाबेथ, जो चिल्ड्रन समर कैंप में जा रहे होते हैं, लेकिन वो क्रिस्टल लेक का रास्ता भूल जाते हैं। तभी उनके सामने जेसन आ जाता है एंड कार के टायर में एक आयरन रोड मारकर कार रोक देता है। डेरिन गल लेकर कार से बाहर निकलता है एंड जेसन पर शूट कर देता है, मगर जेसन पर गोली का कोई असर नहीं होता एंड वो आयरन रोड उसके पेट में घुसा देता है। ये देखकर एलिजाबेथ भागने लगती है एंड कीचड़ में फिसलकर गिर जाती है। सडनली उसके पीछे जेसन आ जाता है और आयरन रोड उसके मुंह में घुसाकर उसे भी मार देता है। अगले दिन हम पुलिस स्टेशन में शेरिफ की डॉटर मेगन एंड उसकी कुछ फ्रेंड्स सिसी, पोला, कोट को देखते हैं।
जो डेरिन और एलिजाबेथ की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने आए होते हैं, क्योंकि अब तक वो कैंप नहीं पहुंचे होते। ये सुनकर टॉमी कहता है उनके मिसिंग होने के पीछे जेसन का ही हाथ है, मगर शेरिफ टॉमी को चुप करा देता है। लेकिन मेगन टॉमी को लाइक करने लगती है। शेरिफ मेगन और उसकी सभी फ्रेंड को वहां से भेज देता है। तभी टॉमी कहता है जेसन अपने होम टाउन क्रिस्टल लेक पर वापस जरूर जाएगा और वहां मौजूद सभी लोगों को मार देगा। मगर शेरिफ उसकी एक नहीं सुनता। वो नहीं चाहता कि वो उसकी बेटी के आसपास रहे, इसीलिए शेरिफ उसे शहर भेज देता है। टॉमी कार में बैठकर शहर की तरफ जाने लगता है। माइक एंड अदर ऑफिसर उसका पीछा करते हैं। टॉमी ऑन रोड छोड़कर सेमेट्री की तरफ मुड़ जाता है। वो शेरिफ को जेसन की खाली कबर दिखाना चाहता था, मगर सेमेट्री के नशेड़ी गाइड ने जेसन की कबर को भर दिया था, बिकॉज वो नहीं चाहता था कि कोई उस खाली कबर को देखे और उसकी नौकरी चली जाए। टॉमी जब कबर के पास आता है तो ऑलरेडी कबर भरी होती है। शेरिफ उसे हथकड़ी लगाकर शहर छोड़ आता है और वापस क्रिस्टल लेक न आने की वार्निंग भी दे देता है। जंगल में हमें 5 लोग दिखाए जाते हैं जो पेंट बॉल से खेल रहे होते हैं। जेसन वॉल्टर को पकड़कर एक पेड़ में मार देता है और जेसन देखता है कि वॉल्टर का हाथ उसके हाथ में ही रह गया है। वो समझ जाता है कि अब उसमें सुपर पावर आ चुकी है। वो मसेटे लेकर आगे चला जाता है जहां वो डेसी स्कॉट बट के सामने आ जाता है एंड एक ही हमले से तीनों का सर धड़ से अलग कर देता है। रॉय ये देखकर डर जाता है और हड़बड़ाहट में पेंट बॉल से जेसन पर शूट कर देता है एंड वहां से भागने लगता है, मगर जेसन उसे भी पकड़कर मार देता है एंड कैंप ब्लड की तरफ चला जाता है। इधर क्रिस्टल लेक पर समर वेकेशन के लिए चिल्ड्रन ऑलरेडी आ चुके थे। डेरिन एलिजाबेथ की नाहाजिरी में मेगन एंड उसके फ्रेंड कैंप को गाइड करते हैं। मेगन गर्ल्स के साथ मिलकर कैंप पे होने वाले गेम्स के लिए सलाह मशवरा करती है और कोड बॉयज की देखभाल करता है। रात में जेसन को वही शराबी गार्ड मिल जाता है। जेसन उसकी बोतल को उसी के मुंह में घुसा देता है। शराबी गार्ड की आवाज एक कपल सुन लेता है जो पास ही पिकनिक मना रहे थे। वो दोनों जेसन को देखकर वहां से जाने लगते हैं, मगर जेसन एक ही बार में मसेटे उन दोनों की छाती के आर पार कर देता है। आगे जेसन को एक डांसिंग आरवी भी मिलती है। जिसके अंदर कोट और उसकी गर्लफ्रेंड निक्की थी। जेसन आरवी की पावर कट करके वहीं छुप जाता है। कोट आरवी को ड्राइव कर रहा होता है, तभी जेसन निक्की को बाथरूम में खींचकर उसे मार देता है एंड कोट के सर में एक चाकू घुसा देता है, जिसकी वजह से आरवी डिसबैलेंस होकर क्रैश हो जाती है, मगर जेसन को एक खरोच भी नहीं आती। उधर माइक एंड उसके साथी को डेरिन एलिजाबेथ के साथ साथ बाकी लोगों की भी डेड बॉडीज मिलने लगती है। माइक सोचता है शायद ये मर्डर्स टॉमी कर रहा है अपनी बात को सही ठहराने के लिए। इधर टॉमी माइक को कॉल करता है जिसे मेगन पिक करती है। वो मेगन को समझाता है कि जेसन को एक ही तरीके से रोका जा सकता है। वो कहता है उन्हें जेसन को क्रिस्टल लेक में डुबाना होगा जहां वो बचपन में डूब गया था एंड मेगन टॉमी के प्लान में शामिल हो जाती है एंड उसे लेने शहर पहुंच जाती है। इसके बाद दोनों क्रिस्टल लेक की तरफ जाते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली पुलिस इन्हें रास्ते में ही पकड़ लेती है एंड दोनों को वापस पुलिस स्टेशन ले आती है। फाइनली जेसन क्रिस्टल लेक पहुंच जाता है, मगर लेक का नाम चेंज देखकर वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। जेसन हाउस के अंदर चला जाता है जहां वो सभी बच्चों को डरा देता है, लेकिन किसी बच्चों को मारता नहीं। आगे वो मेगन की फ्रेंड सिसी का सर अपने हाथों से धड़ से अलग कर देता है एंड पोला को भी मसेटे से मार देता है। इधर टॉमी माइक के जिंदा हो जाने की बात फिर से बताने लगता है, मगर माइक जो कि टॉमी को ही किलर समझ रहा होता है। तभी माइक को कोर्ट के मर्डर की न्यूज मिलती है। मेगन कहती है बहुत टाइम से टॉमी मेरे साथ ही है, तो वो कोर्ट का मर्डर कैसे कर सकता है। शेरिफ उन दोनों को स्टेशन में छोड़कर लेक की तरफ निकल जाता है। थोड़े टाइम बाद मेगन ऑफिसर की गन उसी पर पॉइंट कर देती है एंड उसको सेल में बंद करके वो दोनों वहां से निकल जाते हैं एंड क्रिस्टल लेक की तरफ जाने लगते हैं। उधर माइक बाकी पुलिस ऑफिसर के साथ क्रिस्टल लेक पर पहुंच जाता है एंड जेसन को ढूंढने लगता है। जेसन एक ऑफिसर की तरफ चाकू फेंकता है जो सीधा उसके सर में घुस जाता है एंड दूसरे ऑफिसर का सर अपने हाथों से दबाकर कुचल देता है। अब जेसन माइक के अपोजिट आकर खड़ा हो जाता है। जेसन को देखकर माइक को अपनी गलती का एहसास होता है। वो सोचता है उसे टॉमी की बातों का यकीन कर लेना चाहिए था। माइक अपनी शॉटगन निकालकर जेसन पर बार बार शूट करता है, मगर जेसन पर गोलियों का कोई भी असर नहीं होता। माइक जंगल में जाकर छुप जाता है। टॉमी और मेगन भी लेक पर आ जाते हैं एंड टॉमी जेसन के लिए ट्रैप सेट करने लगता है। उधर मेगन सभी बच्चों को छुप जाने के लिए कहती है एंड अपने डैड को ढूंढने लगती है। चारों तरफ पड़ी डेड बॉडीज को देखकर वो चिल्लाने लगती है। मेगन की आवाज सुनकर जेसन उसकी तरफ आने लगता है। तभी माइक जेसन पर अटैक कर देता है, मगर जेसन उसकी स्पाइनल कॉर्ड तोड़ देता है और माइक भी यहाँ मारा जाता है। अब जेसन मेगन के पास पहुंच जाता है। वो मेगन का सर पकड़कर उठा लेता है। जेसन उसे मारने वाला होता है, तभी टॉमी जेसन की तरफ चिल्लाने लगता है।
और बेशुमार गालियां देने लगता है। गालियां सुनकर जेसन एंग्री हो जाता है। वो मेगन को छोड़ देता है और टॉमी की तरफ जाने लगता है। टॉमी बोट में हैवी चेन लेकर बैठा होता है। सडनली जेसन पानी में गायब हो जाता है एंड टॉमी के पीछे से निकलकर टॉमी को पकड़ लेता है। लेकिन टॉमी हार नहीं मानता एंड चेन को जेसन के गले में डालकर उसे टाइट कर देता है। ये चेन एक हैवी पत्थर से बंधा होता है। टॉमी उस पत्थर को पानी में फेंक देता है। जेसन पत्थर के साथ साथ पानी में डूबने लगता है, लेकिन वो टॉमी को भी अपने साथ पानी में खींच लेता है। टॉमी बेहोश हो जाता है। मेगन टॉमी की बॉडी निकालने के लिए लेक में कूद जाती है, मगर जेसन उसकी भी टांग पकड़ लेता है। मेगन बोट स्टार्ट कर देती है। बोट के प्रोपेलर की वजह से जेसन जख्मी हो जाता है और शांत भी। मेगन टॉमी को पानी से बाहर निकाल लेती है एंड उसे सीआरपी देने लगती है। टॉमी को होश आ जाता है एंड वो कहता है फाइनली ये खेल खत्म हुआ। जेसन अब अपने घर में है, यानी क्रिस्टल लेक में। आगे हमें जेसन दिखाया जाता है जिसकी आंखें अभी भी खुली होती हैं, यानी जेसन अभी भी जिंदा है। बट पानी के अंदर वो बेजान है और किसी की मदद के बिना वो पानी से बाहर नहीं आ सकता। मूवी यहीं एंड हो जाती है। एक्सलेंट यार। गाइस, क्या आपको भी ये पार्ट फ्राइडे द 13 के बाकी पार्ट के हिसाब से बेहतर लगा है? मुझे तो ये पार्ट पिछले पार्ट के हिसाब से बहुत 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 अच्छा लगा। एंड इस पार्ट में दिखाया गया जेसन की री एंट्री का सीन स्टैंडिंग परफॉर्मेंस था भाई। टॉमी सच में जेसन को टक्कर देता है। मैं तो इस बंदे का फैन हो गया भाई। लेकिन टॉमी का किरदार इस पार्ट में खत्म हो जाता है। अगले पार्ट में हमें टॉमी देखने को नहीं मिलेगा बिकॉज जेसन के पास अब सुपर पावर है एंड जेसन से टक्कर लेने वाले के पास भी सुपर पावर होनी चाहिए। इसके अगले पार्ट में जो जेसन को फेस करेगा उसके पास भी सुपर पावर दिखाई जाएगी और जब दो सुपर पावर आपस में भिड़ेंगी तो नजारा कुछ और ही होगा, है ना। इस पार्ट में पहली बार जेसन पर गन से शूट किया गया था, मगर अब जेसन नॉर्मल सीरियल किलर न होने की बजाय सुपर पावर ज़ॉम्बी था, इसीलिए उस पर गोलियों का कोई असर नहीं हुआ था। मगर इस पार्ट से पहले अगर जेसन पर गन से शूट किया जाता तो शायद वो मारा जा सकता था। लेकिन बिना विलन के हीरो को कौन पूछता है भाई। इस पार्ट में न्यूडिटी पिछले पार्ट के हिसाब से बहुत कम दिखाई गई। सही मायने में बोलो तो डांसिंग आरबी को छोड़कर और कहीं भी न्यूडिटी देखने को नहीं मिली। सच बोलूं तो फ्राइडे द 13 की सीरीज में इस पार्ट को देखने के बाद मैं खुद इसका अगला पार्ट जल्दी से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ बिकॉज मैं जानना चाहता हूँ अगले पार्ट में जेसन से मुकाबला करने के लिए किसकी एंट्री होगी। अगर आप भी मेरी तरह एक्साइटेड हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। और जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूं, अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो प्लीज गाइस वीडियो पर लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को शेयर जरूर करना भाई। इजाजत लेता हूं, फिर हाजिर होंगे फ्राइडे द 13 के अगले पार्ट के साथ। बाय बाय गाइस।